Okay, so good evening and welcome back to another session of Basic Computer Skills. Basic Computer Skills में हमने यूनिट 1 डिस्कशन किया था जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के कई सारे हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में हमने चर्चा की. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर यूनिट 2 विच इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप्स हैं, उनके मेन फीचर्स हम डिस्कस करेंगे. प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, एंड एट लास्ट फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10. विंडोज़ 10 में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं, सारी की सारी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को. इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ 10 ये आपकी सेकेंड यूनिट है. और सबसे पहला डिस्कशन जो हमें जिस टॉपिक पे करना है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स. सॉफ्टवेयर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या मेन डिफरेंस होता है, या फिर हम लोग जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अपने मोबाइल फ़ोन में, वो किस तरह के सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आप लोग चैट विंडो में रिप्लाई कीजिए. जो सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में या अपने मोबाइल फ़ोन में, वो सिस्टम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में. चैट विंडो में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं. हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, MS वर्ड यूज़ करते हैं, और भी कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं. म्यूज़िक प्लेयर्स हैं, वीडियो प्लेयर्स हैं. ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आएंगे? डू वी कॉल देम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ओके, सो रिप्लाईज आर कमिंग. वॉइस इज नॉट क्लियर. क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? सभी को मेरी वॉइस सही से सुनाई दे रही है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन माई वॉइस? क्लियर है, क्लियर है. ओके. ओके. सो जो सॉफ्टवेयर हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, दो सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यस, यू आर राइट. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. एक छोटी सी टेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी अपनी स्क्रीन पर. डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस पर्पस के लिए बनाया गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मेनली टारगेट किया जाता है जो एंड यूजर्स हैं. एंड यूजर्स यानी कि हम लोगों को टारगेट करके, एक वास्ट ऑडियंस को टारगेट करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है. इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, आपके मीडिया सॉफ्टवेयर्स, एंड मैनी मोर. जो हम रोज किसी न किसी काम में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अपने मोबाइल फोन में, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में की कैटेगरी में आते हैं. ऑन द अदर हैंड, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का काम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए. सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही जिम्मेदारी होती है कि वो जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज करे, उनको कंट्रोल करे, और उनके बीच में डेटा के कम्युनिकेशन को मेंटेन करे. यूज़र इंटरेक्शन किस तरह का होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, सबका एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है. इनका जो UI होता है, जो यूज़र इंटरफेस होता है, वो काफ़ी सिंपल होता है.
और कॉमनली इसके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया जाता है। हालांकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ग्राफिकल इंटरफेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी रेयरली यूजर्स को नीड पड़ती है। मोस्ट ऑफ द यूजर्स को बैकग्राउंड में जो भी टास्क हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यूजर्स को सिर्फ अपना जो काम है उससे मतलब होता है। बैकग्राउंड में जो भी टास्क चल रहे होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं और उनकी यूजर को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टास्क ओरिएंटेड होते हैं। आपको अपना जो टास्क परफॉर्म करना है, आपकी जो ज़रूरत है, आप उस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। आपको अगर डॉक्यूमेंट्स के साथ काम है तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें। आपको ब्राउजिंग करनी है, आपको इंटरनेट का यूज़ करना है, वेब ब्राउजर्स का यूज़ करें। आपको कई सारे डेटा का एनालिसिस करना है, डेटा मैनेज करना है, डेटा स्टोर करना है, आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स का यूज़ करें। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपना काम होता है हार्डवेयर को मेंटेन करना, हार्डवेयर रिसोर्सेज को पूरी तरीके से कंट्रोल करना। आई होप इस डिफरेंस में किसी को कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी कि एप्लीकेशन सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमको मेन डिस्कशन इस चैप्टर में करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है यूज़र और हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और हम एंड यूजर्स हैं, हम दोनों के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करना। यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से कोई भी बातचीत नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है वो समझ आती है। लेट मी चेक योर कमेंट। सर दोनों वोकेशनल सब्जेक्ट्स के एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में ही होंगे क्योंकि हमारे पास बैंकिंग और फाइनेंस की क्लासेस लग रही है। रिगार्डिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आप अपने कॉलेज में पता करिए। बाकी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल लिटरेसी, सर्टिफिकेट इन योगा, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ, हाइजीन, इन सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर आपको ऑनलाइन मिलेंगी। फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस you should contact your college. Okay, so we were discussing about operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर की। यूजर्स नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं, हार्डवेयर को समझ आती है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बीच में जो आप इमेज देख रहे हैं, एक इमेज बनी हुई है, एक आर्किटेक्चर जैसा बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कहाँ पे यूज, कहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। सबसे ऊपर है एंड यूजर्स, जो हम लोग हैं। हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। हम डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट ना करके हम अपनी कमांड्स, हम अपने इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को प्रोवाइड करते हैं। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हमारे इंस्ट्रक्शंस को पास ऑन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उन इंस्ट्रक्शंस को, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करता है हार्डवेयर को आपके रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। राइट हैंड साइड पे बॉक्स में एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ essential services and functions
to manage and coordinate the various resources of the system. ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे सर्विसेज होते हैं, कई सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कई सारे सॉफ्टवेयर्स का एक कलेक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उन सभी सॉफ्टवेयर्स का एक ही गोल होता है कि यूजर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके पास ऑन किए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से एग्जीक्यूट कराना। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला फंक्शन है, दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि एक कंप्यूटर सिस्टम के पास में या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना होता है। आप कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड इवनिंग यूनुस सर, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिनकी कंट्रोलिंग की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। यस, सीपीयू, सीपीयू मेमोरी। बस सीपीयू एंड मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सिर्फ सीपीयू और मेमोरी को कंट्रोल करने का होता है। सीपीयू, स्टोरेज, स्टोरेज, ओके, इनपुट आउटपुट, ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कुल मिला के जितना भी हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में लगा हुआ है, सभी की कंट्रोलिंग, सभी की मैनेजमेंट का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो जीपीयू हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे स्टोरेज हो, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, कोई भी पेरिफेरल हो, हर एक कंपोनेंट को हैंडल करने का, मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर कहते हैं। यस, माउस, कीबोर्ड, रैम, रोम, एवरीथिंग। फिर दूसरी चीज है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? कोई भी प्रोसेस जो इस टाइम पर मेमोरी में रनिंग है, उस प्रोसेस को क्रिएट करना, शेड्यूल करना, टर्मिनेट करना, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। अब एक प्रोग्राम और एक प्रोसेस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एक प्रोग्राम में और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। आप किसको प्रोग्राम कहोगे और किसे प्रोसेस कहोगे? प्रोग्राम की तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज अ प्रोग्राम। बट फिर प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यस, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोसेस? प्रोग्राम, बेसिकली प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और जब उस प्रोग्राम को हम मेमोरी में लोड करते हैं, जब प्रोग्राम को मेमोरी में लाया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, तब उस रनिंग प्रोसेस को, या फिर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है, प्रोग्राम का वो इंस्टेंस जब वो मेमोरी में आता है और वो मेमोरी में रन कर रहा होता है,
ओके सो गाइस मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो एक्चुअली कुछ लोग आए हुए थे ऑफिस में। आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस राइट नाउ। सो मिलने वाले लोग आते रहते हैं। So there was some disturbance, but we'll continue now. Okay, so we were talking about process. What do you mean by a process? कोई भी प्रोग्राम जब मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, देन वी विल कॉल इट एज अ प्रोसेस। उस प्रोसेस को मैनेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे किसी ने चैट विंडो में रिप्लाई किया था, एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम रनिंग इन कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है। और प्रोग्राम के रनिंग इंस्टेंस को प्रोसेस कहा जाता है। अब कैसे प्रोसेस मैनेज किया जाता है, उसका एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है। ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। यह है एक प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। कि किस तरीके से प्रोसेस क्रिएट होता है, फिर प्रोसेस क्रिएट होने के बाद रेडी क्यू में आता है। जैसे ही सीपीयू आइडल होता है, वैसे ही रेडी क्यू में से उठा करके प्रोसेस को रनिंग स्टेट में भेजा जाता है, सीपीयू पर शेड्यूल किया जाता है। शेड्यूल होते टाइम, सीपीयू पर रन होते टाइम अगर प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसको टर्मिनेट कर देते हैं। अगर प्रोसेस को बीच में कोई सिस्टम कॉल या इनपुट आउटपुट कॉल करनी होती है तो वो ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है। और जैसे ही वो अपनी आईओ कॉल या फिर सिस्टम कॉल को पूरा कर लेता है, वैसे ही वो दोबारा रेडी क्यू में आता है और सीपीयू के खाली होने पर दोबारा से उसको शेड्यूल किया जाता है। यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर होते हैं, वन इज शेड्यूलर एंड अनदर वन इज डिस्पैचर। शेड्यूलर्स एंड डिस्पैचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम होता है किसी भी प्रोसेस को मेमोरी में से लेकर के सीपीयू पे शेड्यूल करना। कोई प्रोग्राम मेमोरी में आया है एग्जीक्यूशन के लिए और मेमोरी से वो जाएगा सीपीयू पर। तो सीपीयू में शेड्यूल होने के लिए, सीपीयू पर भेजने के लिए सीपीयू शेड्यूलर्स का यूज किया जाता है। एंड अनदर वन इज डिस्पैचर। डिस्पैचर्स का यूज होता है शेड्यूल जो टास्क हो गया है, शेड्यूल टास्क होने के बाद अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो उस प्रोसेस के कंटेक्स्ट को सीपीयू से हटाना, या फिर अगर वो ब्लॉक्ड स्टेट में जा रहा है तो उसके कंटेक्स्ट को ट्रांसफर करना। डिस्पैचर का काम होता है कंटेक्स्ट को स्विच करना, जिसे हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पे दो टर्म्स याद रखने हैं, एक है शेड्यूलर एंड अनदर वन इज डिस्पैचर। शेड्यूलर्स और डिस्पैचर्स का काम सिर्फ यही है, सीपीयू में प्रोसेस को मैनेज करना। प्रोसेस आ रहे हैं, प्रोसेस एग्जिट कर रहे हैं, उनकी एंट्री और एग्जिट को मैनेज करना काम होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस मैनेजर भी कहा जाता है। अगले फंक्शन को देखें, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। आपके डेटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज में एक हायरार्की फाइल सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को मैनेज करना, डायरेक्टरीज को मैनेज करना, परमिशंस की मैनेजमेंट और एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि जो डेटा आपका स्टोर है, आपने अपने हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर किया, डेटा स्टोर करने के बाद में उसको रिट्रीव भी करना है, तो एफिशिएंट रिट्रीवल भी हो इंफॉर्मेशन का, ये सारा का सारा मैनेजमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अनदर फंक्शन इज मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रैम को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कई अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ
collection of different softwares which are responsible for handling the resources of computer system. रिट्रीवल को हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। ओके, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम बात कर रहे थे, हमने वहां पे रिट्रीवल वर्ड देखा। रिट्रीवल का मतलब होता है जब भी हमें डेटा की जरूरत पड़े। अभी हमने अपने डेटा को किसी लोकेशन पे स्टोर कर दिया है, विच इज नोन एज स्टोरिंग ऑफ डेटा। हमने अपने डेटा को स्टोर कर दिया है एक जगह पे, लेकिन अगर आगे फ्यूचर में मुझे कभी उस डेटा की जरूरत पड़ी, तो जिस जगह पे स्टोर है मुझे वहां से ढूंढ के डेटा को उठा करके वापस लाना है ताकि मैं उसको यूज कर सकूं। डेटा को ढूंढ कर उठा के लाना हमारे यूज के लिए इज नोन एज रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने का मतलब होता है हमने इंफॉर्मेशन को पहले जहां पे स्टोर किया है वहां पे उसको सर्च करके, वहां से सर्च करके उसको लेकर आना। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट। रैंडम एक्सेस मेमोरी को पूरी तरीके से हैंडल करने का भी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसलिए इसको मेमोरी मैनेजर भी कहते हैं। उसके बाद अगला टर्म है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? ओके, यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर्स दो बार लिख गया है। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन दिस स्लाइड। हाँ, डिवाइस ड्राइवर यहाँ पे दो बार इंक्लूड हो गया है, जो हार्डवेयर से संचार कराते हैं। यस, एग्जैक्टली अवनीश। डिवाइस ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, या फिर आप जो भी पेरिफेरल डिवाइस लगाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उस डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स को भी मैनेज करता है। ये वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एबिलिटी देते हैं सभी हार्डवेयर कंपोनेंट से इंटरेक्ट करने की और उनको कंट्रोल करने की। जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाए हैं, प्रिंटर लगाया है, स्कैनर लगाया है, स्पीकर्स लगाए हुए हैं, डिस्क ड्राइव लगा रखी है। कोई भी आपने अगर हार्डवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नली लगाया है, इंटरनली लगा हुआ है, तो उनके साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना और उनको कंट्रोल करने की पावर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइस ड्राइवर्स के जरिए मिलती है। तो यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स दो बार इंक्लूड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हमने उसको डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कितने तरह के होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स डिस्कस करने से पहले अगर किसी को कोई डाउट हो तो इतने पोर्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ? नो डाउट, ओके। ओनली Avnish have no doubts, and the rest of you, do you all have some doubts or you don't have any doubt? No doubts. Okay, no doubts. Okay. So we were talking about types of operating systems. कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, किस कंडीशन में उनको यूज किया जाता है, कहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं और क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमको डिस्कस करना है दैट इज सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिर्फ एक बार में
एक यूजर को सपोर्ट करेंगे और एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। इसलिए इनको सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके फीचर्स देखिए, राइट हैंड साइड पर इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। डिजाइन टू केटर द नीड्स ऑफ सिंगल यूजर एट अ टाइम। इनको सिर्फ एक बार में एक समय पर एक यूजर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओनली वन पर्सन कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड रन प्रोग्राम्स कंकरेंटली। सिर्फ एक ही यूजर एक बार में अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकता है, सिस्टम को यूज कर सकता है। तीसरा पॉइंट है या तीसरा फीचर है सिंगल टास्किंग और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का, allows the execution of only one task or program at a time। ये एक बार में सिर्फ एक टास्क या एक ही प्रोग्राम को रन कर सकता है। ये एक से ज्यादा प्रोग्राम्स एक बार में रन नहीं कर सकता। ये मल्टी यूजर सपोर्ट नहीं करता है। इसका सिंपल इंटरफेस रहता है। सर लाइनेक्स में कितने यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, वो वी विल टॉक अबाउट लाइनेक्स ऑल्सो, डोंट वरी। अभी यू शुड फोकस ऑन सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल है एम एस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड दिस इज जनरली अवेलेबल इन कमांड लाइन इंटरफेस। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड टाइप हम डिस्कस करते हैं, दैट इज सिंगल यूजर बट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक ही यूजर को सपोर्ट करेगा, बट ये एक बार में कई सारे टास्क को रन कर सकता है। इन सिस्टम्स को डिजाइन किया गया है एक बार में एक यूजर को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये कई सारे प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, यूटिलाइजेस टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म टू एलोकेट सीपीयू टाइम अमंग मल्टीपल रनिंग टास्क। जितने भी प्रोसेसेस हमारे रन हो रहे होते हैं, हर प्रोसेस को एक टाइम दे दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद में उस प्रोसेस को मेमोरी से हटा देते हैं एंड सीपीयू से हटा देते हैं, एंड हम दूसरे प्रोसेस को रन करने के लिए सीपीयू पर शेड्यूल करते हैं। इस तरीके से जितने भी प्रोसेसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रन कर रहे हैं, सभी को फिक्स टाइम अलॉट होता है कि वो अपने उस टाइम फ्रेम में या तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और टर्मिनेट हो जाए। अगर वो कंप्लीट नहीं होते हैं तो उन प्रोसेसेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा और दूसरे प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया जाएगा। टाइम सभी को बराबर मिलने वाला है इसमें। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकग्राउंड टास्क भी चलते रहते हैं और फोरग्राउंड टास्क भी चलते रहते हैं। फोरग्राउंड टास्क कौन से होते हैं? बेसिकली जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, दोज ऑल आर फोरग्राउंड टास्क। बैकग्राउंड प्रोसेसेस कौन से होते हैं? बैकग्राउंड में सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं हमारे सीपीयू के यूटिलाइजेशन को और ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाने के लिए। इसके एग्जांपल्स विंडोज, मैक ओएस और लाइनक्स के कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस इसके एग्जांपल हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में कई सारे यूजर्स को एक ही सिस्टम पर कंकरेंटली काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि कंप्यूटर सिस्टम एक हो, रिसोर्सेज वही हो, लेकिन उसको एक्सेस कई सारे लोग कर सकते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है डिजाइन टू अकोमोडेट द नीड्स ऑफ मल्टीपल यूजर। कई सारे यूजर्स के नीड्स को कंप्लीट पूरा करने के लिए इसे बनाया गया है। एंड यूजर्स कैन लॉग इन एंड यूज द सिस्टम कंकरेंटली। आप एक ही सिस्टम में कई अलग अलग टर्मिनल से लॉग इन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इसमें रिसोर्स शेयरिंग होती है। एक जो सर्वर है, एक सिस्टम है, उसके रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है मल्टीपल यूजर्स के साथ। वही एक हार्डवेयर डिवाइस, वही एक फाइल, उससे कनेक्टेड हर एक यूजर यूज कर सकता है। इसमें ऐसे मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे यूजर्स और उनके
के द्वारा रन की जाने वाली प्रोसेसेस को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट का मतलब अलग किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का कोई प्राइवेसी लीक या फिर कन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, जिससे एक यूजर का डेटा दूसरे यूजर के डेटा के साथ में कन्फ्लिक्ट ना हो। उसके लिए कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड्स हैं। एग्जाम्पल यूनिक्स है और उसके कई सारे डेरिवेटिव्स हैं, लाइनक्स है। ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज ऑल्सो सेम। इसमें क्या है, एक बार में कई सारे टास्क और प्रोसेसेस को एक साथ में प्रोसेस किया जा सकता है, एक बार में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसका सेकेंड पॉइंट आप पढ़िए। सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। असाइन प्रायोरिटी levels to task based on factors such as user input, system requirements और criticality। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि मान लीजिए आपके 5 प्रोसेसेस हैं, उन 5 में से कौन सा प्रोसेस रन करना है। जैसे अभी हमने पीछे देखा था मल्टी यूजर, सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था कि हर एक टास्क को एक लिमिटेड टाइम दिया जा रहा था, उस टाइम के अंदर में ही उस प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना है। लेकिन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे है, यहाँ कौन से प्रोसेस को कितना टाइम दिया जाना है वो उसकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करेगा। एक प्रोसेस की प्रायोरिटी दूसरे प्रोसेस के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसकी प्रायोरिटी कम होगी, ये डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, कि वो प्रोसेस किस तरीके का है। अगर एक प्रोसेस सीपीयू पे रन हो रहा है और दूसरा प्रोसेस आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो करंटली रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा, करंटली रनिंग प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस टाइप को, इस चीज को कहते हैं, जो प्रोसेस है इस चीज को कहा जाता है प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि एक टास्क अभी जो कंप्यूटर सिस्टम पे रन कर रहा है, अभी जो सीपीयू पे रन कर रहा है, हाई प्रायोरिटी टास्क के आने पर वो सीपीयू को छोड़ देगा, सीपीयू को जगा देगा, ताकि जो नया टास्क हाई प्रायोरिटी वाला आ रहा है वो सीपीयू को यूज कर सके और अपनी कंप्यूटेशन एग्जीक्यूशन पूरी कर सके। जैसे इसका बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं। आप कार से रोड पर जा रहे हैं एंड सडनली पीछे से एक एम्बुलेंस आती है। आपकी कार और एम्बुलेंस दोनों की प्रायोरिटी में डिफरेंस है। जाहिर सी बात है, जो एम्बुलेंस होगी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। आप उसको आगे निकलने के लिए प्रेफर करेंगे, चाहे ट्रैफिक लाइट रेड क्यों ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रैफिक लाइट रेड हो या कुछ भी हो। लेकिन अगर एक एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस की प्रायोरिटी ज्यादा है, एम्बुलेंस को आप रोड के साइड में उतर जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता देंगे। वैसा ही होता है प्रायोरिटी पर। प्रायोरिटी किस पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप अभी कोई एक एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसका इंस्टेंस सीपीयू में रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क आया, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस आई, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेस होती है उनकी प्रायोरिटी एप्लीकेशन प्रोसेस से ज्यादा हाई होती है। तो आपके जो प्रोसेस अभी इस टाइम पर रनिंग पे है उसको प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, उसको सीपीयू से बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस को जगह दे एग्जीक्यूट होने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होगी प्रोसेस और वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद में जो हमारी प्रोसेस प्रीएम्प्ट की गई थी उसको दोबारा से कंप्यूटर में उसके सीपीयू में शेड्यूल किया जाएगा। कई सारी शेड्यूलिंग टेक्निक्स होती हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं। जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि जो सबसे छोटा प्रोसेस है पहले उसको कंप्लीट कर दो। जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ वो जिसमें टाइम दिया जाता है, हर एक टास्क को, हर एक प्रोसेस को टाइम दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड राउंड रॉबिन मेथड ऑफ शेड्यूलिंग। और भी कई तरह के होते हैं, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कई सारे एल्गोरिदम्स होते हैं शेड्यूल करने के लिए। और
सबको एक प्रायोरिटी लेवल, किसी एल्गोरिदम में प्रायोरिटी लेवल दिया जाता है, किसी एल्गोरिदम में ये देखा जाता है कि कौन सी जॉब पहले खत्म होने वाली है, उसके बेसिस पर शेड्यूलिंग की जाती है। उतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना जानना है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, इसमें प्रायोरिटी लेवल्स असाइन किए जाते हैं हर एक टास्क को। ज्यादा प्रायोरिटी वाला टास्क अगर आएगा तो वो करेंटली रनिंग लो प्रायोरिटी वाले टास्क को सीपीयू में से हटा देगा, प्रीएम्प्ट कर देगा। यहाँ पे प्रीएम्प्ट वर्ड का मतलब समझना है, प्रीएम्पशन का मतलब समझना है बस। प्रीएम्पशन का मतलब होता है करेंटली रनिंग टास्क अभी पूरा नहीं हुआ है, उसने अपना कंप्लीशन नहीं कर पाया है, लेकिन एक हाई प्रायोरिटी वाला टास्क आ गया तो सीपीयू तो एक ही है, सीपीयू को छोड़ना पड़ गया करेंटली रनिंग टास्क को ताकि उसको जगह मिल पाए। आपको रोड के साइड उतरना पड़ गया ताकि एम्बुलेंस को जगह मिले। दिस इज प्रीएम्पशन। उसके बाद अगली कैटेगरी होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? यहाँ पे भी टाइम बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो प्रोसेस को कंप्लीट करने की टाइम बाउंड्रीज होती हैं, जो टाइमिंग के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पे टाइमिंग का, जो टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम लिमिट्स हैं, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जहां पे अगर 1 सेकंड की भी देरी हो गई, 1 सेकंड भी अगर ऊपर नीचे हो गया, 1 सेकंड तो बहुत बड़ा है, 1 माइक्रो सेकंड भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो उसके बहुत बुरे असर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स में बहुत ज्यादा टाइम बेस्ड इवेंट्स होते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो कंट्रोलर्स होते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं, मिसाइल्स को कंट्रोल करने वाले जो सिस्टम्स होते हैं, इस तरह के सिस्टम्स ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं, जिसमें टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और अगर टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे फॉलो नहीं की जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? आर टी लाइनक्स, फ्री आर टी ओ एस, वी एक्स वर्क्स, क्यू एन एक्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। आप इसका फोर्थ वाला पॉइंट देखिए। फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा है रिक्वायर्स अ हाईली एक्यूरेट सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक एक बेसिक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का ही। सिस्टम क्लॉक बहुत ज्यादा एक्यूरेट चाहिए होती है इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, और इनमें फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म होता है। यानी कि कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी भी तरह के फॉल्ट की, कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कोई भी देरी हो। देरी होने से भी काम बिगड़ सकता है, जल्दी हो जाए तो भी काम बिगड़ सकता है। तो वो टाइम कंस्ट्रेंट्स अगर आपको बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं तो उसके लिए हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ही यूज करेंगे। उसके अलावा और तरह के कंप्यूटर और तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे विंडोज 10 के फीचर्स।